माइंड स्पाइन ट्यूटोरियल। सो आज टुडेस टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिजन। इससे पहले हमने फ्रॉग, यूरोमेस्टिक्स और स्कोलियोडॉन, इन तीन चीज़ों के अंदर या तीन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था और वीकेंड से हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और फिशेज में कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एव्स और बर्ड्स, जिसमें हम पिजन का एग्जांपल लेते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखने वाले हैं। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो पिजन होता है या किसी भी बर्ड की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो फ्लाइट की एक्टिविटी होती है, फ्लाइट एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी होती है, यानी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बर्ड को। अब एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, लेकिन एनर्जी के साथ साथ एक चीज जो उसको खास तौर पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी इज नोन एज ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी बर्ड वहां पर फ्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रही होती है। अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है बर्ड्स का, वो क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी तक आप जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हम लोगों ने मिलकर पढ़े हैं यहाँ पर, वो थोड़े ईजी थे, सिंपल थे, बट नाउ वी आर गोइंग इनटू अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड मेथड हियर। अब यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन बर्ड्स में पल्मोनरी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पल्मोनरी का तो वर्ड भी यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा हो, नहीं है तो हम लोग नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ नोट करूंगी पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो लंग्स के थ्रू ये रेस्पायर करती है। जहां भी पल्मोनरी वर्ड आता है वी ऑलरेडी नो वहां पर लंग्स की बात होती है। एक ट्रू मस्कुलर डायफ्राम जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है बर्ड्स में। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या होता है बर्ड्स के अंदर, ट्रू डायफ्राम जो होता है, ट्रू डायफ्राम वो एब्सेंट होता है। ये बिल्कुल नहीं भूलना हमें यहाँ पर कि ट्रू मस्कुलर डायफ्राम जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है बर्ड्स में। लंग्स इनके रिलेटिवली स्मॉल और कॉम्पैक्ट होते हैं। इनके लंग्स को आप देखोगे अगर तो स्मॉल साइज के होंगे, तो यहाँ पर स्मॉलर इन साइज वाला पॉइंट तो हमें यहाँ मिल जाएगा। साथ में कॉम्पैक्ट वाला पॉइंट, अगर आप नोट्स बनाते हैं मेरे साथ साथ तो यहाँ आप कॉम्पैक्ट पॉइंट ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो बर्ड्स का एक्सपीरेशन होता है और इंस्पिरेशन होता है, उसमें एक्सपीरेशन की जो मेथड होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। सो इफ दे आर आस्क यू कि बताइए कि जो एक्सपीरेशन होता है और इंस्पिरेशन होता है, इन दोनों में ज्यादा एक्टिव मेथड कौन सी, तो एक्सपीरेशन इज मोर एक्टिव देन इंस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड्स का जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ। एक चीज होगी यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरे हो गए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इन दो पार्ट्स में ही डिवाइडेड होता है। तो पहले तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो मेंशन्ड ऑलरेडी है, हम लोग हमारे इंट्रोडक्शन के थ्रू देखते हुए चलते हैं। मैं यहाँ पर पहले तो चेंज करूंगी कलर थोड़ा सा यहाँ पर, सो हमारा हाइलाइटर को। अब जो एरियल मोड होता है, ठीक है, एरियल मोड जो होता है लाइफ का, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। एनर्जी चाहिए तो पिजन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड खाना होगा, और उस फूड को जब वो ब्रेक डाउन करेगा तो वो एसिमिलेट होगा फूड फास्टर रेट पे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो एक्सटेंसिवली मॉडिफाई होता है। लंग्स प्रोपोर्शनेटली स्मॉलर होते हैं साइज में बर्ड्स के अंदर, क्योंकि आप खुद ही सोचिए बर्ड्स को फ्लाई करना है और हवा में अगर उसको उड़ना है तो उसको लाइट वेट होना जरूरी है। अगर उसके सारे ऑर्गन्स गॉड उसको बड़े बड़े प्रोवाइड कर देता तो वो फ्लाई नहीं कर पाते इतनी इजीली। जैसे कि नॉर्मली हमें पता होता है कि बर्ड्स में ओवरीज जैसे दो होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन बर्ड्स में ओवरी भी एक ही पाई जाती है। क्यों एक पाई जाती है, क्योंकि अननेसेसरी उसका वेट वहां पर इंक्रीज ना हो जाए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी मस्ट नो हियर। और जो फंक्शनल इफिशियंसी होती है यहाँ पर, वो ग्रेटली इंक्रीज करती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ एयर सैक। यहाँ एयर सैक के थ्रू उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पिजन के, उसमें दो यूनिक फीचर्स होते हैं। पहला, वो नॉन इलास्टिक और कॉम्पैक्ट लंग्स शो करते हैं, और दूसरा उनके अंदर सेवरल एयर सैक पाए जाते हैं। अब व्हाई दे आर हैविंग सेवरल एयर सैक, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें फ्लाई करना है। फ्लाई करना है तो एक बलून को अगर हम देखेंगे, बलून में हवा भरी होगी तो आसानी से फ्लाई उड़ पाएगा। उसी तरह से बर्ड्स में बहुत सारे एयर सैक होंगे तो उसका वेट इजी हो जाएगा, वो फ्लाई आसानी से कर पाएगी। ये सारी चीजों की वजह से यहाँ पर ये दो यूनिक फीचर्स हमें बर्ड्स में मिल जाते हैं। नाउ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पिजन। अब हम लोग उनके साथ स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब देखते हैं एक्सटर्नल लेयर्स से। पहले होते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। अच्छा, ये चीज कर क्या रहे हैं हम थोड़ा समझिए। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, अगर मैं उसको बताऊं यहाँ पर, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको मैंने यहाँ पर शुरू में ऊपर की तरफ यहाँ लिखा था, ये लिखा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको पता होना चाहिए। एक आते हैं नोस्ट्रिल्स, जिसमें आप नेयर्स भी पढ़ लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेसल सैक, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड फाइनली साइरिंग्स।
सो ये सारे पॉइंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आती है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑर्गन्स, आई एम सेइंग अबाउट ट्रैक्ट में ये सारी चीजें आ जाती है। फाइन, अब एक्सटर्नल नियर्स को हम लोग आगे देख लेते हैं। सो दीज आर पेयर्ड ओपनिंग्स। पेयर्ड ओपनिंग्स होती है कहाँ पाई जाती है? नियर दी बेस ऑफ दी अपर बीक एंड विद इन दी सीयर। सीयर क्या होता है? यहाँ पर सीयर कुछ नहीं है, एक तरह की कवरिंग होती है। आप समझिए कि पेयर ऑफ स्लिट लाइक ऑब्लिक ओपनिंग्स जो होती है उसको कहते हैं नोस्ट्रिल्स या फिर एक्सटर्नल नेयर्स, जो कि कहाँ, जो बीक होती है, बर्ड की जो चोंच होती है उसकी बीक के जो बेस होता है वहां पर पाई जाती है। आप ध्यान से देखना, किसी पिजन को इमेजिन करो, या अगर आपके आसपास अभी आप पढ़ रहे हो तो कहीं पिजन दिखाई दे रहा है तो उसको ध्यान से देखो, वहां पर पिजन की जो बीक होगी उसके पास में आपको दो स्मॉल सर्कल जैसे दिखाई देंगे, वो वहां पर नेयर्स ही होते हैं उसके। और वो जो नेयर्स होते हैं वो एक चीज से कवर होते हैं जिसको हम कहते हैं सीयर। ये सीयर वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है। सीयर की स्पेलिंग समझ में आ गई? तो सीयर्स कुछ नहीं, एक तरह की कवरिंग है। नोस्ट्रिल्स फिर ओपन करते हैं इंटरनली एक शॉर्ट नेसल सैक के अंदर। ये जो सैक होते हैं ओपन करते हैं डायरेक्टली फेरिंग्स के अंदर बाय इंटरनल नोस्ट्रिल्स। आप समझिए बाहर की तरफ अगर एक्सटर्नल नेयर्स है तो वो अंदर की तरफ क्या बन जाते हैं? वही नेयर्स अंदर जाकर इंटरनल नेयर्स बन जाते हैं। और ये जो इंटरनल नेयर्स होते हैं जिस पोर्शन में ओपन करते हैं उसको हम कहते हैं फेरिंग्स। एंड फेरिंग्स यू ऑलरेडी नो वो क्या होता है, जहां पर विंड पाइप फुट पाइप जो कॉमन पैसेज होता है जहां वो ओपन करते हैं विंड पाइप फुट पाइप, उसी को हम फेरिंग्स कहते हैं। तो ये फेरिंग्स वाली बात हो जाती है यहाँ पर। सो फेरिंग्स में जब इंटरनल नेयर्स ओपन करते हैं या इंटरनल नोस्ट्रिल्स जब फेरिंग्स में ओपन करती है तो वहीं पर उसको कोने का नाम भी दिया जाता है। इन्हीं इंटरनल नेयर्स के यहाँ पर ही आप याद रखोगे, कोने, कॉनी। ठीक है, ये समझ में आया? एक मीडियम स्लिट ओपनिंग यहाँ सिचुएटेड होती है बिहाइंड दी टंग और उसको कहते हैं ग्लॉटिस। ये सारी बात समझ में आ गई। अब ये एक्सटर्नल नेयर्स के पॉइंट्स तो यहाँ पर आ गए। अब इंटरनल नेयर्स के हम लोग पॉइंट्स को रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर सिंगल ओपनिंग रूफ ऑफ फेरेंजियल रीजन या फेरिंग्स आप कहते हो वहां ओपन करती है। एक्सटर्नल नेयर्स कम्युनिकेट करते हैं थ्रू दिस कॉमन अपर्चर, ये सारी बात हो जाती है। ग्लॉटिस स्लिट लाइक अपर्चर फ्लोर ऑफ माउथ में पाया जाता है, माउथ केविटी में, बेस ऑफ टंग के पास पाया जाता है। और नेक्स्ट पार्ट जहां ये लीड करता है वो हो जाता है ट्रेकिया। तो अब हम बात करेंगे ट्रेकिया की। बट बिफोर ट्रेकिया आई थिंक यहाँ पर हमें पहले लेरिंग्स को देखना ज्यादा प्रॉपर होता, बट स्टिल हम लोग नोट्स के ही थ्रू चलेंगे तो फिर देख लेते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर शायद मेंशन ही नहीं है नोट्स में, तो मैं आपको एक काम करती हूँ, ट्रेकिया से पहले एक सेकेंड पहले मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँ। फाइन, सॉरी। सो ट्रेकिया से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत लेरिंग्स का आइडिया यहाँ पर दूंगी। लेरिंग्स, ठीक है। अब लेरिंग्स की बात समझते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? जो एंटीरियर एंड होता है ट्रेकिया का, ये जो ट्रेकिया है ना इसी का जो एंटीरियर एंड होता है, एंटीरियर एंड ऑफ ट्रेकिया वहां पाया जाता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। ये एक्सपांडेड होता है और ये वॉइसलेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये एक्सपांडेड होता है एंड सेकेंडली ये क्या होता है? ये वॉइसलेस होता है। वॉइसलेस का क्या मीनिंग होता है कि बर्ड्स में जो बर्ड साउंड प्रोड्यूस करती है उनकी जो प्रॉपरली चर्पिंग्स होती है वो ट्रेकिया वो लेरिंग्स के थ्रू नहीं करती। जैसे ह्यूमंस का एग्जांपल है, हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? हमें लेरिंग्स होता है इसलिए हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? लेकिन बर्ड्स के अंदर लेरिंग्स के थ्रू वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। इनका लेरिंग्स कैसा होता है? वॉइसलेस होता है। इसलिए बर्ड्स का क्वेश्चन उठता है कि फिर बर्ड्स कहाँ से साउंड प्रोड्यूस करती है अगर लेरिंग्स उनका काम नहीं करता? सो उनके अंदर होता है साइरिंग्स, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी। बर्ड्स में होता है साइरिंग्स जिसके थ्रू वो उनका वॉइस बॉक्स होता है जिसके थ्रू वो आवाज को वहां पर प्रोड्यूस करती है। तो लेरिंग्स इट इज सिचुएटेड ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ ट्रेकिया एंड इट इज एक्सपांडेड वॉइसलेस चैम्बर विच इज पुअरली डेवलप्ड इन बर्ड्स। बर्ड्स में होता तो है लेकिन कैसा होता है? पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वॉल होती है वो सपोर्टेड होती है क्रिकॉइड कार्टिलेज से, जो कि 4 पीसेस से बनी होती है। एक पेयर ऑफ आर्टिनॉइड कार्टिलेज वहां पाया जाता है। लेकिन जो थायराइड कार्टिलेज होता है और जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो सिर्फ मैमल्स में होती है लेकिन बर्ड्स में एब्सेंट होती है। तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो आप यहाँ रखने के लिए, पहला होता है कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज एंड जो वोकल कॉर्ड्स होती है, वोकल कॉर्ड्स, ये मैमल्स के अंदर तो पाई जाती है, मैमल्स में पाई जाती है लेकिन बर्ड्स में ये एब्सेंट होती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो एक पॉइंट आप नोट करेंगे कि मैं लेरिंग्स के बारे में बता रही हूँ पहले। इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाय क्रिकॉइड कार्टिलेज मेड अप ऑफ 4 पीसेस एंड अ पेयर ऑफ आर्टिनॉइड कार्टिलेज, but thyroid cartilage and vocal cords present in mammals are completely absent in birds. Therefore, larynx does not produce any sound in birds. ये बात होगी। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेकिया के ऊपर। ट्रेकिया,
सो ये एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो कि ग्लॉटिस से शुरू होती है और पूरा जो नेक रीजन होता है, नेक रीजन इमेजिन करो पिजन की नेक को, उसके पूरा जो नेक का रीजन होगा वहां पर ये रन करती है अलोंग दी वेंट्रल साइड ऑफ द ईसोफेगस। और जो ट्रेकिया होती है वो यहाँ कंपोज होती है कंप्लीट बोनी ट्रेकियल रिंग्स की। नियर इट्स कमेंसमेंट द ट्रेकिया इज enlarged into a chamber called larynx। जहां पर इसका शुरुआत हो रही होती है ना ट्रेकिया, वहां पे से enlarge हो जाता है और एक चैम्बर में ओपन करता है जिसको लेरिंग्स कहते हैं। और लेरिंग्स को मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। लेरिंग्स के पॉइंट्स अब यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ये जो लेरिंग्स चैम्बर होता है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। ये 4 पीसेस का बना होता है। एक पेयर ऑफ आर्टिनोइड कार्टिलेज इसमें होते हैं। बर्ड्स के अंदर जो लेरिंग्स होता है वो फंक्शन नहीं करता है एज वॉइस बॉक्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हालांकि आपको लेरिंग्स की, बट स्टिल हम लोगों को थोड़ा वो भी नोटिफाई होना चाहिए इन चीजों से। तो ये आपके सामने जो डायग्राम है वो कोलंबा पिजन के नाम होता है, ठीक है, कोलंबा उसका साइंटिफिक नेम होता है। तो कोलंबा का ही यहाँ पर लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन शो किया गया और उसके डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, जैसे भी आपको प्रॉपर लगे वैसे। अब आ जाते हैं साइरिंग्स पर। साइरिंग्स एंड आई विल टेक साइडिंग्स का मैंने थोड़ा सा नीचे की तरफ एडजस्ट कर दिया, तो स्पेलिंग तो आपको क्योंकि ऑलरेडी आती है। जो पोस्टीरियर एंड होता है या फिर बेस होता है ट्रेकिया का, उसके जंक्शन पे ब्रोंकाई पाए जाते हैं और एक एक्सपांडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं साइडिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स। तो एट द posterior end or base of trachea and at its junction where bronchi is found, an expanded structure called syrinx or voice box is found. Among all vertebrates, it is only found in birds. सारे vertebrate में सिर्फ और सिर्फ syrinx किस में पाया जाता है? Birds में पाया जाता है। The birds produce sound with the help of syrinx and its white cavity is called tympanum. एक साइरिंग्स के अंदर वाइड केविटी हमें देखने को मिलती है, एक जगह खाली जगह जिसको हम टिम्पेनम कहते हैं। और टिम्पेनम की जो वॉल होती है वो 3 या फिर 4 ट्रेकियल रिंग से सपोर्टेड होती है। पहला जो हाफ रिंग होता है उसको कहते हैं ब्रोनकस, और जो जंक्शन होता है 2 ब्रोनकस का वो एक बोनी रिज का बना होता है जिसको कहते हैं पेसियुलस। उस पेसियुलस को आगे आप देखोगे तो वो डॉर्सोवेंट्रली एक्सटेंड करता है। अब जो रिज होता है वो सपोर्ट करता है स्मॉल वाइब्रेटरी क्रिसेंटिक या फिर सेमिलुनार मेम्ब्रेन को। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है सारे ब्रोनकस की, वो डिवाइड होती है इंटरनल टिम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन के अंदर या फिर एक इनर वॉल के अंदर। ये बातें कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ सुनते जाइए। अभी हम टेक्स्ट देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर एक्सटर्नल टिम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन आउटर वॉल पर एक और पाई जाएगी। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में सेमिलुनार मेम्ब्रेन लाई करती है जो कि एक इंटरक्लेविकुलर एयर सैक होता है। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है कंट्रोल और रेगुलेट होती है बाय इंट्रिंसिक साइरेंजियल मसल्स जो कि अराइज करती है फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रेकिया और साइरिंग्स में इंसर्ट हो जाती है। और एक पेयर ऑफ स्टर्नोट्रेकियल मसल यहाँ पर देखने को मिलता है जो वहां से अराइज करता है स्टर्नम से और वो ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है। जो वॉइस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टिम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन्स, वो यहाँ पर इसी वजह से आती है। और जो एयर होती है वो एक्सपेल हो जाती है लंग से ड्यूरिंग एक्सपिरेशन पास बिटवीन देम। जो पिच ऑफ वॉइस होती है वो अल्टर होती है बाय द चेंजेस इन द टेंशन ऑफ दीज मेम्ब्रेन्स और ये कंट्रोल होती है बाय साइरेंजियल एंड स्टर्नोट्रेकियल मसल्स। सेमिलुनार मेम्ब्रेन में आल्सो सप्लीमेंट द वाइब्रेशंस ऑफ द टिम्पेनिफॉर्म मेम्ब्रेन्स। साइरिंग्स यहाँ पर एब्सेंट होता है ऑस्ट्रिच के अंदर, स्टॉक्स में और कुछ वल्चर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी बर्ड्स होती है जिसके अंदर साइरिंग्स एब्सेंट होता है। तो वल्चर्स, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग शायद मैंने बहुत हौच पौच कर दिया, आप लोग समझ लेना, स्टॉक, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि स्टॉक्स, ऐसे कहानियों में है कि स्टॉक्स जो होते थे बच्चों को ऐसे फ्लाई करते हुए लेकर आते थे। अगर आपने सुनी होगी तो स्टॉर्क आपको थोड़ा इमेजिन हो रहा होगा। हालांकि इतना आपका अभी फिलहाल उसमें कोई रोल प्ले नहीं है। अब साइरिंग्स के हम लोग टेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जिसको मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता दिया, अब मैं उसको यहाँ पर टेक्स्ट में बताऊंगी। तो जो जंक्शन होता है नेको ट्रंका, वहाँ ट्रेकिया स्वॉलन हो जाता है, एक चैम्बर में खुलता है, उसको साइरिंग्स कहते हैं। ये साइरिंग्स कैसे बनता है? डायलेशन ऑफ लास्ट 3 और 4 ट्रेकियल रिंग से बनता है। पहला बोनी रिंग यहाँ पर जो होता है उसको कहते हैं ब्रोनकस। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है साइरिंग्स की वो एक पैड लाइक थिकनिंग बनाती है जो कि प्रोवाइडेड होती है विद सेवरल मसल्स एंड मेम्ब्रेन्स। साइरिंग्स जो होता है एक्चुअली वो वॉइस बॉक्स होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन होता है पिजन का और दूसरे फ्लाइंग बर्ड्स का। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन होता है। बार ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड पेसियुलस, पेसियुलस यहाँ पाया जाता है एट द जंक्शन ऑफ 2 ब्रोनकस, जहाँ 2 ब्रोनकस जुड़ते हैं वहां पर ये पाया जाता है। ये एक्सटेंड करता है डॉर्सोवेंट्रली इनसाइड द टिम्पेनम एंड होल्ड्स अ स्मॉल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड सेमिलुनार मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेना सेमिलुनारिस। यहाँ पर एक नई मेम्ब्रेन का नाम आ जाता है।
थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ उसको प्रॉपरली, फिर आपको फिर से बताती हूँ आगे। ओके अब क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेनस लाइनिंग होती है ब्रोंकाई की, वो प्रोड्यूस करती है इनकॉन्स्पिशियस इंटरनल टिम्पेनाइफॉर्म मेम्ब्रेन। साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेना सेमिलुनारिस, व्हाइल द पिच ऑफ द साउंड इज कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ साइरेंजियल मस्कुलेचर। साइरेंजियल मस्कुलेचर में पेयर ऑफ इंट्रिंसिक साइरेंजियल मसल्स होती हैं जो कि लेटरल साइड्स ऑफ ट्रेकिया से राइज करती है और अटैच होती है साइरिंग्स से। एक पेयर ऑफ स्टर्नोट्रेकियल मसल भी यहाँ देखने को मिलती है जो कि स्टर्नम से अराइज करती है और ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट हो जाती है। जो पोजीशन होती है साइरिंग्स की वो चेंज हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ दीज मसल्स। अब फाइनली आ जाते हैं हम ब्रोंकस के ऊपर। तो ब्रोंकस को समझ लेते हैं, मैं थोड़ा और नीचे ले लेती हूँ उसको यहाँ से। ब्रोंकस, एक मिनट, ब्रोंकस। सो जहाँ ट्रंक होता है, विद इन द ट्रंक ट्रेकिया जो होता है वो बाइफर्केट होता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। पहली रिंग जो होती है हर ब्रोंकस की वो कंप्लीट और बोनी होती है, बाकी की जो रिंग्स होती है वो सभी इनकम्प्लीटली मिसियल होती है, इनकम्प्लीट मिसियल ही होती है। लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जो होता है वो प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर मीजो ब्रोंकाई कहलाता है। और हर मीजो ब्रोंकस को अगर आप देखोगे शुरुआत के अंदर तो वो रिंग ऑफ कार्टिलेज का बना होता है, लेकिन अगर आप लंग्स के अंदर जाकर देखोगे तो वो जो रिंग्स होती है वो वहां पर एब्सेंट होती है। जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है एंटर करता है लंग में थ्रू अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड वेस्टिबुलम एंड एक्सटेंड अप टू द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ लंग। विद इन लंग के अंदर ही मीजो ब्रोंकस होता है सेंड अ पेयर ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। हर सेकेंडरी ब्रोंकस को अगर देखते हैं तो वो ब्रेक करता है नेटवर्क ऑफ टर्शरी और पैरा ब्रोंकाई। हालांकि जो ब्रोंकस वाला रीजन है आप इसको इतना ज्यादा भी डिटेल में ना भी समझाओ तो चल जाएगा, ये काम यहाँ पर हमारा, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही पॉइंट्स है तो आप इसको खुद ही रीड आउट करेंगे तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्योंकि आप बड़े हो जाते हैं तो टीचर ज्यादा होमवर्क नहीं देते, लेकिन हम लोग यहाँ पर होमवर्क लेंगे। नेक्स्ट इज लंग्स। अब अगर हम लंग्स पे आ जाते हैं तो यानी कि क्या बात होगी कि हमारा वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है, लंग्स पे आ गया, यानी अब हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब लंग्स को समझते हैं। वन पेयर ऑफ लंग्स देखने को मिलते हैं वर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पेन ले लेती हूँ। वन पेयर ऑफ लंग्स देखने को मिलते हैं बर्ड्स में। लंग्स जो होते हैं बर्ड्स के स्मॉल और कॉम्पैक्ट होते हैं, इनइलास्टिक होते हैं, ये भी लिख देती हूँ यहाँ पर, तो ये पॉइंट मैंने नहीं नोट करा था कहीं पर भी। इनइलास्टिक होते हैं, ब्राइट रेड कलर के होते हैं, ब्राइट रेड कलर। ये दूसरे लंग से डिफरेंट होते हैं वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये एयर को स्टोर नहीं कर सकते, ना ही ये हैंग कर सकते हैं फ्रीली इन दी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में नॉर्मली ये हैंग नहीं कर पाते और ना ही अपने अंदर हवा को या एयर को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली ह्यूमंस के लंग्स को आप देखोगे तो वी कैन स्टोर एयर इन आवर लंग्स बट बर्ड्स कैन नॉट स्टोर देम। तो ये वाली बात याद रखना। ये क्लोजली अटैच होते हैं बाय द डोर्सल सरफेस टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड द रिब्स। और ये अगर इनको देखोगे तो आप इसमें पेरिटोनियल कवरिंग जो होती है डोर्सल सरफेस पर वो भी इनमें नहीं पाई जाती। इनका जो वेंट्रल सरफेस होता है वो फ्री होता है और वो स्पेशल थिक शीट ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको प्लूरा या फिर पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस कहा जाता है, जो कि एक्चुअली एक मॉडिफिकेशन होता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का ही। और जहाँ जंक्शन होता है वर्टिब्रल और स्टर्नल रिब्स का, वहां पर एक स्मॉल फेन लाइक मसल देखने को मिलती है जो कि अटैच होती है वेंट्रल सरफेस ऑफ द लंग से टू द पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस, और इसको कहते हैं कोस्टो पल्मोनरी और इंटरकोस्टल मसल्स। जैसे मैमल्स जो होते हैं तो उसमें बर्ड्स, तो ये वाली बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है सारी। तो इसी को कहते हैं कोस्टोपल्मोनरी और इंटरकोस्टल मसल्स। और जो मैमल्स होते हैं उनमें जो लंग्स ऑफ बर्ड्स का अगर बात करें तो वो सॉलिड और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर। अब लंग्स का यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ पर सारा देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है। लंग्स स्मॉल इन साइज होते हैं बॉडी के कंपेरिजन में, पेयर होते हैं पिंक कलर्ड ऑर्गन से, लंग्स स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं विद लिटिल इलास्टिसिटी। डोर्सल सरफेस लंग्स का फिटेड होता है क्लोजली विद द इंटरस्पेसेस ऑफ रिब्स एंड लेग्स दी पेरिटोनल कवरिंग। प्लूरा यहाँ पर एब्सेंट होता है डोर्सल साइड में। वेंट्रल वॉल जो होती है उसमें कॉम्पैक्ट फाइब्रस टिश्यू शीट कॉल्ड प्लूरा होती है और पल्मोनरी एपोन्यूरोसिस होती है। वॉल जो होती है प्लूरा की उसमें स्पेशल फैन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको कोस्टो पल्मोनरी मसल्स कहते हैं, ये ओरिजिनेट करती है। और ये सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वर्ड्स की जरूरत होती है। जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं उसमें ज्यादा याद करना होता है, बजाय कि हमें समझना हो। अब आ जाती है बात एयर सैक की। तो एयर सैक जो होता है, अच्छा एक चीज और, वो जो ब्रोंकस हमने पढ़ा, आप ब्रोंकस को इंक्लूड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाले साइड में कर लोगे तो ज्यादा प्रॉपर होगा। ठीक है, तो ब्रोंकस तो आपको आते ही है। अब हम एयर सैक के ऊपर आ जाते हैं।
एयर सैक की बात करें तो जो लंग्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, लंग ऑफ बर्ड्स होते हैं, वो एंड ऑफ मेन ब्रोंकियल ब्रांचेस से जब अटैच होते हैं, लार्ज थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस नॉन वेस्क्यूलर एयर सैक वहां पाए जाते हैं, और वो सप्लीमेंट करते हैं स्मॉल साइज ऑफ बर्ड लंग्स, क्योंकि हमने शुरू में कह दिया कि लंग्स का जो साइज होता है बर्ड्स में बहुत छोटा होता है। तो अब इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करता है, तो वहां पर इनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो गॉड ने प्रोवाइड किया है वो होते हैं एयर सैक, और ये सप्लीमेंट करते हैं स्मॉल साइज ऑफ बर्ड के लंग्स को। ये जो विसरा वाला पोर्शन होता है वहां पर पाए जाते हैं और एक्सटेंड करते हैं अप टू सम लार्जर बोन्स। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो एयर सैक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, formed by the dilation of the mucous membrane of the bronchus। एयर सैक थिन वॉल्ड मेम्ब्रेनस सैक होता है, डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। एयर सैक जो रहता है वो बॉडी में पाया जाता है पीजन के अंदर, एंड ऑल ऑफ देम रिमेन इन कम्युनिकेशन विद द न्यूमेटिक कैविटी ऑफ बोन्स। There are 9 major and 4 accessory air sac in pigeon। ये सारी बात आ जाती है। अब डायग्राम देखते हैं इसका। डायग्राम तो ये है एयर सैक ऑफ कोलंबा। मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ प्रॉपरली, लेकिन वो ज्यादा ऊपर चले जाता है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये एयर सैक के सारे डायग्राम से कितने यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इतना, और ये तो लंग्स है। ठीक है, अब मेजर एयर सैक जो होते हैं उनके बारे में समझते हैं। डायरेक्टली ओरिजिनेट करते हैं लंग्स में से ही। 9 एयर सैक रहते हैं, 4 इसमें पेयर्ड होते हैं और इसमें से एक अनपेयर्ड होता है। पेयर्ड एयर सैक जो कि 9 होना चाहिए, ठीक है, 9 होना चाहिए। और 9 कैसे हो रहे हैं अब उसको समझिए। सॉरी, टोटल 9 एयर सैक होते हैं, उसमें से 4 जो होते हैं, तो मैं पेन से लिखती हूँ। 9 एयर सैक है, उसमें से 4 पेयर्ड है। 4 पेयर्ड यानी कि वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और जो 9 में 8 और 1 का रेशियो है, तो 8 तो ऐसे हो जाएंगे, और एक जो रहता है वो अनपेयर्ड होता है तो वो ऐसे अलग हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं इसको। पेयर्ड एयर सैक, पोस्टीरियर एब्डोमिनल एयर सैक, पोस्टीरियर थोरैसिक एयर सैक, एंटीरियर थोरैसिक एयर सैक, सर्विकल एयर सैक, ये सारे पेयर्ड वाले हैं। तो यही मिलाकर क्या बना देते हैं, 8 बना लेते हैं। और बचा हुआ एक ये वाला है अनपेयर्ड एयर सैक, इंटर क्लेविकुलर और मीडियन एयर सैक, ये आ जाएगा। अब एक्सेसरी एयर सैक की बात कर लेते हैं। एयर सैक ओरिजिनेट इज पेयर डायवर्टिकुलर फ्रॉम द इंटर क्लेविकुलर एयर सैक। Paired sacs are clavicular air sac and humeral air sac। अब आगे बात कर लेते हैं इंस्पिरेटरी एयर सैक के बारे में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद ही करने होते हैं वैसे। ये देखो, यहाँ से सारे एक एक जो हमें डिटेल पढ़ने थे एयर सैक को, उनकी डिटेल्स आ जाती है। पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं कर रहा है वो प्रॉपरली, फिर से एडजस्ट करूंगी इसको। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं इसको। सो ये एब्डोमिनल एयर सैक की इन्फॉर्मेशन है, इसको आप खुद ही रीड आउट करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, सिर्फ रीड आउट करना और याद करने का काम है। ये पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे खुद से, होमवर्क आपका। इंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, एक्सपीरेटरी एयर सैक आ जाते हैं, ये सारी डिटेल्स। अब आता है रोल ऑफ एयर सैक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोल ऑफ एयर सैक, रोल क्या होता है, क्यों पाए जाते हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी कहानी सुनाऊंगी, आप सुनिए इसको। जो वॉल होती है एयर सैक की वो बहुत थिन होती है और यूनिफॉर्म होती है, मतलब पतली सी होगी और यूनिफॉर्म होगी। दूसरे हैंड पर अगर आप देखोगे तो ये कम्युनिकेट करती है ब्रोंकस के साथ, और दूसरे हैंड पर अगर आप देखोगे तो वो न्यूमेटिक कैविटी ऑफ बोन के साथ भी कम्युनिकेट करती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। प्रोबेबली वो बलून्स की तरह एक्ट करेंगी बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बॉडी विच प्रोवाइड्स लाइटनेस एंड बॉयंसी टू द बॉडी ड्यूरिंग फ्लाइट। इसके अलावा जो स्मूथ लाइनिंग होती है इज विदाउट ब्लड कैपिलरीज, इसीलिए हम कह सकते हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज बट दे एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ एयर। एयर सैक क्या करते हैं, हवा को अपने अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि लंग्स तो स्टोर नहीं कर पा रहे तो ये स्टोर करेंगे एंड टेक पार्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, जैसे हम में ह्यूमंस में भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं लेकिन बर्ड्स में नहीं होते। इंस्टेड एयर सैक जो रहते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं और वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं बॉडी में। क्योंकि अब देखिए, अगर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे तो स्वेट नहीं आएगा, स्वेट नहीं आएगा तो स्वेट जब इवोपरेट होता है तो वो कूलिंग सेंसेशन, वो सब जो हम थर्मो रेगुलेशन में ह्यूमंस में पढ़ते हैं वो बर्ड्स में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनमें स्वेट ग्लैंड्स ही नहीं है। तो फिर बर्ड्स में कौन करता है सारा टेम्परेचर रेगुलेशन का काम, तो वो एयर सैक ही करते हैं। तो ये कूलिंग डिवाइसेस होती है बर्ड्स की। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो एयर होती है वो एयर सैक में फिल हो जाती है, और जब एक्सपिरेशन होता है तो एयर यहाँ से रिलीज हो जाती है। दोनों ही टाइम पे जो लंग होती है उसके अंदर प्योर एयर ही पहुंचती है। इस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ब्लड ऑक्सीडेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है 2 फोल्ड्स, 2 गुना। अब आती बात रेस्पिरेटरी के सॉरी एयर सैक के पॉइंट्स की, जो यहाँ पर ऑलरेडी है, आप इसको खुद ही रीड आउट करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया।
ये सारी चीजें यहाँ पर है। मैं इसको नीचे ले लेती हूँ यहाँ से। मैं वैसे तो धीरे धीरे ही इसको मूव कर रही हूँ। ओके, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको हम ये भी कह सकते हो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। तो जो वर्ड्स होती है रेस्पिरेशन, इनका बहुत पिक्यूलर टाइप का होता है। इनका जो एक्सपिरेशन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था इंस्पिरेशन की कंपैरिजन में। ब्रीदिंग मैकेनिज्म यहाँ पर सक्शन पंप की तरह वर्क करता है। रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म जो होता है वो डिफर करता है रेस्ट के टाइम पे, फ्लाइट के टाइम पे। तो हम उसको अलग अलग यहाँ पर देखने वाले हैं। जब बर्ड रेस्ट करेगी तो उसका मैकेनिज्म अलग होता है, और जब वो उड़ती है तब उसका मैकेनिज्म अलग होता है। तो ये यूनिक फीचर एवियन रेस्पिरेशन का होता है। डबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर यहाँ देखने को मिलता है टू द सर्फेस ऑफ लंग्स फॉर इम्प्रूव्ड एरेशन। इसी रीजन से रेस्पिरेशन जो होता है बर्ड्स में, उसको डबल रेस्पिरेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 साइकिल्स होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, फॉर अ सिंगल वॉल्यूम ऑफ गैस टू मूव थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो पहला इंस्पिरेशन होता है उसमें स्टर्नम लोअर हो जाती है, लंग्स और एयर से एक्सपांड हो जाते हैं, फ्रेश एयर उनके अंदर आकर भर जाती है थ्रू ट्रेकिया और ब्रोंकस इनटू द पोस्टीरियर एयर सैक। और जब पहला एक्सपीरेशन हो जाता है, बॉडी से बाहर चली जाती है, स्टर्नम रेज हो जाता है, एयर वहां से बाहर जाएगी पोस्टीरियर सैक से और जाती है पैरा ब्रोंकाई के अंदर और एयर कैपिलरीज में। जब सेकंड इंस्पिरेशन होता है, देखो पहला इंस्पिरेशन हुआ, फर्स्ट इंस्पिरेशन, एक तो पेन से ही ले लेती हूँ। फर्स्ट इंस्पिरेशन हुआ, फिर फर्स्ट एक्सपीरेशन हुआ, फिर सेकंड इंस्पिरेशन हो रहा है, फिर सेकंड एक्सपीरेशन होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड इंस्पिरेशन यहाँ पर। तो एयर जो होगी पैराब्रोंकाई में वापस आ जाएगी, एंटीरियर मतलब पैराब्रोंकाई से कहाँ चली जाएगी, सॉरी एंटीरियर एयर सैक में चली जाएगी। जब सेकंड एक्सपीरेशन होगा तो एयर एक्सपेल हो जाएगी आउटसाइड, और दूसरे ब्रीदिंग एनिमल जो होते हैं उसमें इंस्पिरेशन और जो एक्सपीरेशन होता है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ रेसिडुअल एयर उनकी बॉडी में ही रह जाती है विद इन द कैविटी ऑफ लंग्स। लेकिन मैंने अभी बताया था कि लंग्स यहाँ पर, इनके लंग्स जो होते हैं बर्ड्स में, वो स्टोर नहीं कर पाते, तो इनमें कोई रेसिडुअल एयर नहीं रहेगी। सो इन बर्ड्स रेसिडुअल एयर रिमेन्स इनसाइड द एयर सैक। कहाँ रहेगी फिर इनकी रेसिडुअल एयर, कहाँ रहेगी, इनके एयर सैक में रहेगी, लंग्स में नहीं रहेगी। और जो स्मॉलर ब्रांचेस होती है ब्रोंकाई की, वहां पर रहेगी। जब एरेशन ऑफ ब्लड कंप्लीट हो जाता है पिजन के अंदर, तो उससे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ईल्ड कर पाते हैं। समझ में आई बात? आगे देख लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट इस तरह से पूरे होते हैं। 2 सेट ऑफ मसल्स होती है, 1 सेट ऑफ ऑपरेट, एक सेट ऑफ मसल तो ऑपरेट करती है फ्लाइट में, और जो दूसरा सेट होता है वो टाइम ऑफ रेस्ट में ऑपरेट करता है। जब फ्लाइट होती है तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों कॉज होते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ पेक्टोरल मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट के टाइम पे जब बर्ड उड़ रही है तो उसमें पेक्टोरल मसल्स का काम आएगा, और जब रेस्ट करती है बर्ड तो इंस्पिरेशन जो होता है वो वहां पर कॉज होता है बाय मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, और एक्सपीरेशन यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एब्डोमिनल मसल्स होता है। तो ये मसल्स का जो पोर्शन है, इसके ऊपर बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको मेन इसी चीजों को याद रखना है। समझ में आ गई होगी बात? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ड्यूरिंग फ्लाइट स्टर्नम इमूवेबल होता है, और इस स्टेज में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है। कैसे? क्योंकि जब एक्टिविटी होगी पेक्टोरल फ्लाइट मसल्स की, तो रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ बैक रिजल्ट्स होंगे, बैक होगी, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी हो जाएगा। जब फ्लाइट होती है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है एयर सैक पे बाय द इंटरनल ऑर्गन्स और विसरा, जिस वजह से अल्टरनेटली एक्सपांड और कॉम्प्रेस होते जाते हैं वो, और इस वजह से सर्कुलेशन ऑफ एयर वहां पर प्रॉपर्ली होता है ऑफ एयर सैक टू एयर कैपिलरीज ऑफ लंग्स। जो रेट होता है एयर सर्कुलेशन का वो इंक्रीज करता है विद द स्पीड ऑफ फ्लाइट। जैसे ही फ्लाइट की स्पीड बढ़ाएगी बर्ड, तो उसका जो रेट था एयर सर्कुलेशन का वो भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। तो यहाँ पर हमारा पूरा पिजन का रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ लीपर्स यानी कि रैबिट के ऊपर बनाएंगे, और वो मैमल्स के ऊपर रहेंगे, वो लास्ट वीडियो ही रहने वाला है रेस्पिरेशन का। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।